हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अपन लोग आ चुके हैं अपने अगले एक ऐसे सेशन के साथ जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगले 30 दिनों के अंदर आप केमिस्ट्री में कौन से ऐसे 30 सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स देखो, एक तो होते हैं टॉपिक्स, एक तो होते हैं चैप्टर, एक होते हैं सब टॉपिक्स, जिनको लेकर के भी मैं कम से कम 60% पेपर को तो आसानी से अटेम्प्ट कर सकता हूं। यानी 100 में से 60 नंबर। 100 में से कितना नंबर बेटा? 60 नंबर के आसपास में नंबर ला सकता हूं आराम से, मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो सर ये काम हम कैसे करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखो तो तुम्हें सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि किस तरीके से आप जो है आने वाले 30 दिनों के अंदर अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो, और उसी के साथ आप जो है एक अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में किस तरीके से ला सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यही हमारा आज का सेशन रहने वाला है कि किस तरीके से आप अगले वाले 30 दिनों में जो है इन 30 सब टॉपिक्स के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पता है उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, फॉलो अप चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये बड़ी एक समस्या रहती है हमेशा कि किस तरीके से मैं जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाऊं, किस तरीके से मैं अपने कंसेप्ट्स को अच्छा बिल्डअप करूं, किस तरीके से मैं हर एक अवधारणा को, हर एक चीज को, हर एक नियम को सीख कर चलूं ताकि मेरा कोई भी सवाल वहां पर गलत ना हो। अगर मेरा कोई भी सवाल गलत हुआ तो जाहिर सी बात है मेरा नेगेटिव मार्किंग होगी। उस नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता है। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम में जो हमारे बोर्ड लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है और हमारे एनटीए जो पेपर देता है वो पेपर थोड़ा सा अलग होता है। इसी वजह से हमारा ये जो रैंक प्लस का चैनल है बेटा, ये केवल इकलौता चैनल है जो बच्चों को हिंदी मीडियम के अंदर, हिंदी माध्यम के अंदर आईआईटी जेईई की तैयारी करवाता है। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमारे इस चैनल की, हमारे इस हिंदी मीडियम वाले रैंक प्लस आईआईटी जेईई हिंदी मीडियम जो है, इसकी जो चैनल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बेटा, और आप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप आसानी से हर एक अपडेट के लिए वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन लोग अपने वीडियो को। राइट, तो देखो बेटा, पिछले 2019 से और 2024 तक का एनालिसिस अगर देखा जाए जेई मेन के पेपर का, तो क्या एनालिसिस हम लोगों का कहता है, वो ये कहता है बेटा, गौर से समझिए कि पेपर एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जेई मेन में, किसमें बेटा? जेई मेन, कौन कौन से ईयर्स तक बेटा? 2019 से 2024। अब एक चीज ध्यान रखो, जब आप प्रिपरेशन करते हो ना बेटा, एक चीज जो है वो आप सबको ध्यान में देना चाहिए, पेपर एनालिसिस इज मस्ट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं और धीरे धीरे पीवाईक्यू करने लग जाते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर एंड में जाके पता लगता है पेपर ढंग से बैठ नहीं रहा। क्यों नहीं बैठ रहा? क्या रीजन है? रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपने उसका पेपर एनालिसिस नहीं किया। अगर आप खुद से भी पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि यार ये क्वेश्चन जो है वो रेगुलरली आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ये वाले कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, क्यों ना मैं इन पर ज्यादा फोकस करूं। तो ऐसा पता लगा कि इसके अंदर इजी जो पोर्शन है बेटा वो तो है 65% लगभग। कितना है? 60 to 65% आप इसे मान के चलिए। ये फिक्स फिगर नहीं है कोई भी कि हाँ सर आपने ऐसा कहा है कि आसान जो है वो 65% आ रहा है तो हमारे 65 नंबर आ जाएंगे, तो वो 65 नंबर नहीं आ सकते। ठीक है ना, 60 से 65% आप ऐसा मान करके चलिए कि आपका जो पेपर है वो कैसा आ रहा है बेटा? आसान आ रहा है, इजी आ रहा है। इसके बाद मॉडरेट पेपर आता है 35%, जिसके अंदर थोड़े से टफ सवाल भी आ सकते हैं, थोड़े से मीडियम जो क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैंने अपने पिछले भी कई एक बार जब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर से एक एक सवाल आ रहा है, तो एक क्वेश्चन पर चैप्टर आता ही आता है, ये ध्यान रखो। सर आप तो कह रहे हो कि आता है, कई जगह तो हमने देखा है कि क्वेश्चन ही नहीं आया, पिछले सालों तो देखा तो एल्डिहाइड कीटोन से सवाल ही नहीं था, अल्कोहल फिनॉल से सवाल नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने कई बार कहा है कि हर एक पेपर, हर एक सब्जेक्ट जो है वो इंटीग्रेटेड चलता है बेटा, हर एक चैप्टर इंटीग्रेटेड चलता है, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं सब। मान ले अगर मैं एक ऑक्सीकरण के सवाल की बात करूं तो क्या वो अल्कोहल में नहीं हो सकता? क्या वो अल्कोहल से एल्डिहाइड में नहीं जा सकता? क्या वो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अरे है क्या, बता बेटा? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, इसके अंदर भी क्या है कि कुछ सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, यानी कि लगातार वो बार बार हर साल रिपीट हो रहे हैं, बार बार आपके दोहराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे सब टॉपिक्स पर हम लोग बात करते हैं। अब तू गौर से सुन, हमारी केमिस्ट्री के अंदर लगभग 400, कितने? 400 सब टॉपिक्स हैं बेटा। सब टॉपिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान ले मैं विलियन चैप्टर की बात कर लूं, विलियन जो हमारा चैप्टर है उसकी बात कर लूं, उसके अंदर तेरे पास सांद्रताएं भी आएंगी, उसके अंदर अणुसंख्या गुणधर्म भी आएंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं हेनरी का नियम भी आएगा, उसमें वाष्प दाब भी आएगा, उसमें जो है अपन कहें कि राउल्ट का नियम भी आएगा।
आएगा। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे चलोगे तो वाष्प दाब के जो अनुप्रयोग हैं वो भी आएंगे, कहीं ना कहीं अणुसंख्या गुणधर्मों के अनुप्रयोग है वो भी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? इन सारी चीजों को देखते हो तो एक चैप्टर के अंदर कम से कम 10 से 12 सब टॉपिक्स हैं। ऐसे करके अगर जोड़ोगे पर चैप्टर अगर तुम 10 ले लेते हो, किसी में 12 ले लेते हो तो लगभग 350 से 400 सब टॉपिक्स आपके पास बन के सामने आ जाते हैं। उन सब टॉपिक्स में से कौन से ऐसे 30 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, उन्हीं पर आज हम यहाँ बात करने वाले हैं बेटा, उन्हीं पर हम यहाँ आज बात करने वाले हैं। तो आउट ऑफ विच 30 है ना आर मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। आप देखेंगे मेरे पिछले वीडियोस को भी अगर आप फॉलो अप ले रहे हैं तो आपको जरूर से ये चीज पता लगेगी कि सर ने जो पहले कहा है वही टॉपिक्स आज भी यहां पर रिपीटेड है और आज भी यहां पर लिखे गए हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है, आएगा, लिख करके ले लो। ठीक है, चल तो मैं तुम्हें यहां बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो बेटा। तो सबसे पहला मेरे पास आता है बेटा केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप देखोगे कि यहां से अगर सवाल आना है तो वो आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा यहां से सवाल। दूसरा, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन में चलूं तो वहां एक नियम होता है बेटा कोलराउश का नियम, जिसको अक्सर हम छोड़ के चले जाते हैं नर्न समीकरण के चक्कर में। ठीक है, हालांकि नर्न समीकरण का भी इस्तेमाल काफी होता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छे सवाल बनाने के लिए एनटीए जो है वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठाती है और वो है बेटा कोलराउश का नियम। अब कोलराउश के नियम में 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला तो अल्फा निकालना, जिसको अपन वियोजन की मात्रा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा जी? वियोजन की मात्रा। इसका सूत्र है लैम्बडा एम बटा लैम्बडा नॉट एम, है ना, मोलर सांद्रता बटे सीमांत मोलर सांद्रता। ठीक है जी, एकदम मोलर सांद्रता नहीं, सॉरी, मोलर चालकता, है ना, यह है मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता, राइट। इसके बाद केएसपी और केए, ये भी कई बार निकालने को आया था। सुन, केएसपी और केए जो है वह आयनिक साम्यावस्था का भाग है, इसका भाग है आयनिक, लेकिन वो तब भी यहां पे काम में आता है। तो मैंने क्या कहा था, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसा कभी मत सोचो कि यार आज सर ने पर्टिकुलर चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, आता है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत सुंदर बात है। तीसरा देखो विलियन, दो हमने कर लिए हैं। तीसरा हमारे पास आता है बेटा विलियन, लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि विलियन। इसके अंदर अणुसंख्या गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्या गुणधर्म तुम देखोगे तो मेनली ये दोनों, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा रिडॉक्स, टाइट्रेशन, अनुमापन, यहां लिखा हुआ है देख जेईई एसेंशियल। अगर जेईई पढ़ रहे हो, जेईई का पेपर देने जा रहे हो तो मस्त है, जरूरी ही है कि टाइट्रेशन तुम्हें ढंग से पढ़ के जानी है, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा। हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके इंटीजर टाइप में आ जाए, पूर्णांक वाले क्वेश्चनों में आ जाए, हो सकता है आपके जो शुरुआत के सेक्शन में 20 सवाल है उनके अंदर आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन कैसा, ये नहीं कि कैलकुलेशन करा रहा, हो सकता है उसकी कोई अभिक्रिया पूछ ले, हो सकता है आपसे कोई उसका इंडिकेटर पूछ ले कि भाई बताओ इसके अंदर सूचकांक किस तरीके का काम आएगा, हो सकता है आपसे कुछ और पूछ ले। तो इस तरीके के अलग अलग सवाल वहां से पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है बेटा। इसके बाद अगर मोल कंसेप्ट से बात करूं तो देखो मोल कंसेप्ट में मोलरिटी और मोललिटी लिखा है मैंने, है ना। इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर तुम चाहो, अगर कहीं ना कहीं तुम चाहो तो एक मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल भिन्न को भी ऐड कर सकते हो बेटा, मोल फ्रैक्शन या फिर मोल भिन्न को भी आप यहां ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है ना। अच्छा, तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो सेम चीजें हैं ना, ये इसमें भी आती है, सांद्रताओं के अंदर आती हैं कि नहीं आती हैं। अगर ढंग से पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा, ढंग से सुन रहे हो ना तो चीजें जरूर से समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है ना। चल, इसके बाद हमारे पास आता है बेटा रासायनिक साम्य यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से जो क्वेश्चन है वो है केपी की कैलकुलेशन, और केपी सबको निकालना आता है, केसी केपी सबको निकालना होता है कि उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, केसी के लिए उत्पाद का दाब बटे किसका दाब, बोलो बोलो, अभिकारक का दाब, क्या निकल जाएगा, केपी निकल जाएगा। अलग अलग प्रकार से आप केपी का मान यहां से निकाल सकते हैं। सातवां आता है बेटा हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यानी कि लवणों का जल अपघटन किस तरीके से किया जाता है, लवणों का जल अपघटन किस तरीके से किया जाता है। एक क्वेश्चन कंफर्म फिर से जेईई एसेंशियल हो जाता है ना। आप धीरे धीरे करके सीखेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में पता लगेगा कि किस तरीके से मैं इन्हें पता कर सकता हूं, किस तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकता हूं। आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आपको कहीं ना कहीं पता, मैं क्या कह रहा हूं, खुद से भी पेपर एनालिसिस करो,
सक्सेसफुल होने के लिए आप किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला सकते। एक बात आपको बताता हूं जो बहुत अच्छी बात है कि वैसाखियों के सारे आदमी केवल चल सकता है, दौड़ने के लिए उसे वैसाखियां छोड़नी पड़ेंगी। तो अभी आप हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हो कि आपने वैसाखियां पकड़ रखी हो। वैसाखियों का मतलब क्या है, यार इसकी हेल्प ले लेता हूं, यार इसकी हेल्प ले लेता हूं, इस तरीके से कर लेता हूं, इस तरीके से कर लेता हूं। एक बार उन वैसाखियों को छोड़ो, खुद से एक बार पेपर एनालिसिस करो, खुद से पता करो यार कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, किस तरीके से आ रहा है, फिर देखो कि तुम्हारे पास किस तरीके से हर चीज की एक नॉलेज होती है, किस तरीके से तुम हर एक चीज को समझ पाते हो। राइट, अगला क्वेश्चन अब देखते जाओ, मैंने जो पहले बता रखे हैं वही चीजें बता रहा हूं। थर्मोडायनामिक्स, एक क्वेश्चन डेल्टा एच और डेल्टा यू के संबंध से, यानी कि एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा का संबंध आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जानते हो हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है इस संबंध। अच्छा, पी डेल्टा वी को डेल्टा एनजीआरटी से बाद में बदल दिया जाता है ना। ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर बात करूं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर का मॉडल बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको बोर का मॉडल बहुत अच्छे से नहीं आता है तो आप ये मान लीजिए आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल नहीं कर सकते, परमाणु संरचना का सवाल नहीं कर सकते। हालांकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बताइए इसके समस्थानिकों में कौन कौन से आएंगे, बताइए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं। ऐसे सवाल भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि एक अच्छा पेपर बनाने के लिए ये क्वेश्चन जो है ये या तो यहां मिल जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से तुम्हें, या फिर तुम्हें कहीं ना कहीं फिजिक्स में नजर आ जाएगा। आधुनिक भौतिकी पढ़ते हैं ना, मॉडर्न फिजिक्स अपन, वहां पर नजर आ जाएगा बेटा। ठीक, 10वां सुनो, आवर्त सारणी में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक तो आयनन ऊर्जा और एक इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है बेटा जहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक किसी मेरे को ध्यान नहीं है प्रॉपर, उसका ईयर ध्यान नहीं है, शायद पुराना होगा थोड़ा सा क्वेश्चन, 16-17 के आसपास का सवाल है। उसने मान पूछे आपसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, हाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के बताइए आयनन ऊर्जा के मान क्या होंगे। नीचे ऑप्शन दे दिए। अब कौन सा बच्चा होता है जो मानों को याद करता है? कोई याद नहीं करता है, ना कोई टीचर कहता है ना कोई बच्चा याद करता है। लेकिन तुम्हें यह तो सिखाया जाता है ना कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी का अपना ऑर्डर क्या होगा, ये तो तुम्हें सिखाया जाता है ना। उस ऑर्डर में अरेंज करके वहां से आंसर निकालना था। तो जिसने ये दिमाग चला लिया उसका तो +4 हो गया, जिसने दिमाग नहीं चलाया तो 0 हो जाएगा, या फिर गलत करके आ गया ओवर कॉन्फिडेंस में तो -1 हो जाएगा। इन चीजों का विशेष तौर पे आपको क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना है बेटा। यहां तक समझ में आया? लगभग 12-13 टॉपिक मैंने यहाँ पे बताए आपको। 12-13 तो नहीं बताए खैर, हाँ अगर एक टॉपिक ऐसे गिनोगे तो तुम्हें आराम से 12-13 टॉपिक यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सब टॉपिक्स की बात हो रही है। इस चैप्टर में भी ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जहां से क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है जी, आगे सुनेंगे। अब आता है मेरे पास केमिकल बॉन्डिंग बेटा। केमिकल बॉन्डिंग से अगर मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग से बेटा हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप यानी कि संकरण तथा आकृतियां, ये आपको विशेष तौर पे आनी चाहिए कि किस तरीके से मैं इसका संकरण निकालूंगा और किस तरीके से इसकी आकृति निकालूंगा। ठीक है जी, सिंपल चीज है, कोई खास बाहर नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर वीबीटी और एक सीएफटी बेटा, है ना। वीबीटी मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत, सीएफटी का मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो। तो क्या करो, प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद पी ब्लॉक, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है सर क्या करना है। एनसीईआरटी उठाओ, उसकी जितनी भी महत्वपूर्ण सारणियां हैं सारी पढ़ लो, जितने भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं सारी पढ़ लो। टेबल्स मैं अंदर से पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, जितनी भी सारणियां हैं, जितनी भी टेबल्स हैं, सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी जाकर के आपका काम आसानी से हो पाएगा बेटा। बिल्कुल आसान है। पी ब्लॉक में आपको कोई बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टेबल्स को पढ़ लीजिए। अच्छा, रिएक्शन पार्ट बहुत पहले आना बंद हो चुका है तो इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है बेटा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बेटा डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक के अंदर दो यौगिक हैं आपके, K2Cr2O7 और KMnO4, जो कि ऑक्साइड हैं। कई बार यहां से रिएक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन से? रिएक्शन वाले। देखो, जब पढ़ रहे हो तो पूरा ही पढ़ रहे हो, लेकिन मान लो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, लेकिन फॉर्म भर रखा है। क्या करें, पापा ने कह दिया था, मम्मी ने कह दिया था कि फॉर्म भरना, भाई ने कह दिया था, चाचा के बेटे ने कह दिया था, मौसी की बेटी ने कह दिया था, फॉर्म भर दिया। अब पढ़ने तो है ही भाई, अब घर वाले कह रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी वजह से इन चीजों को देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे K2Cr2O7 के रिएक्शंस क्या हैं, KMnO4 के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या कार्य ये कर सकता है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है, एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ो, एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ो। एनसीईआरटी रामबाण है बेटा,
ठीक है ना। कहीं कहीं कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे, नहीं तो मैक्सिमम टाइम पे लगभग 80 से 90% जो पेपर है वो आपका एनसीईआरटी से देखने को मिलता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में तो, बाकी सब्जेक्ट की मैं नहीं कह रहा हूं, केमिस्ट्री में आपके लिए एनसीईआरटी रामबाण है, ठीक है। कहीं कहीं थोड़े थोड़े कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए एक्स्ट्रा, उससे होता है आपकी अच्छी प्रैक्टिसिंग हो जाती है, अच्छी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं, ठीक है जी। चलिए, आईयूपीएसी बहुत बेसिक सा है हमारे पास, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड यानी जिनके अंदर एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो उनका नाम लिखना, बड़ी बेसिक सी नॉमेनक्लेचर है, कोई बहुत हार्ड नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब बेकार चीजें। जीओसी याद करो, पहले जब बताया तो मैं बोला था कि अम्लीयता और क्षारकता, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अब सोच, जब तू एसिडिटी करेगा तो तू कार्बोक्सिलिक अम्ल की भी करेगा, तू अल्कोहल की भी करेगा, तो फिनॉल की भी करेगा ना, तो तीनों आए काम में। जब तुम क्षारकता करोगे तो तुम अमोनिया के लिए भी देखोगे, तुम अमीन के लिए भी देखोगे, तुम एनिलीन के लिए भी देखोगे, और किसी में क्षारकता लगती होगी तो OH में भी देखोगे नहीं देखोगे। इसीलिए मैंने कहा कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है वो उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर उपस्थित हो, कहीं ना कहीं हो सकता है वो किसी और चैप्टर के अंदर उसका कंसेप्ट इस्तेमाल करा दे बेटा, ठीक। आगे सुन, हाइड्रोकार्बन में बात करूं तो अपने पास E2 एलिमिनेशन, कौन सा, E2 एलिमिनेशन और EAR रिएक्शन। E2 एलिमिनेशन क्या होता है मेरे पास, E2 एलिमिनेशन होता है बेटा कि अगर मैं कहीं से डिहाइड्रोहेलोजनेशन, विहाइड्रोहेलोजनीकरण कराऊं एल्कीन के निर्माण में, किसमें बेटा, एल्कीन के निर्माण में जो अपना एलिमिनेशन होता है वो हम E2 से कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा, E2 से कराते हैं, तो जरूर से पढ़ना है इसको, हाइड्रोकार्बन में मिल जाएगा। EAR अभिक्रिया तुम्हारी कौन सी होती है, जैसे तुम देखिए एल्कीन के ऊपर जो अभिक्रिया है EAR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि अपन इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, है ना। तो ये किसके अंदर होती है बेटा, ये एल्कीन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बेटा, ये एल्कीन के अंदर होती हैं। अब एल्कीन में भी तुम्हारे पास दो नियम है, एक तो मार्कोनिकॉफ का नियम और एक एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, जिसे खराश इफेक्ट बोलते हैं अपन, खराश प्रभाव बोलते हैं, है ना। HBr और R2O2, HBr और R2O2। MR में बात करूं तो सादा HBr ले लो, HCl ले लो, HI ले लो, ये सब की आप एडिशन करा सकते हो कहीं 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 कहीं। अच्छा, जरूरत पड़ जाए तो X2 और CCl4 का भी आप एडिशन करा सकते हो। ये सब की सब आपकी EAR यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर आते हैं बेटा। कोई दिक्कत है इसमें, एकदम आसान चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं कि बड़ी खतरनाक सी चीज है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी चीजें हैं बेटा, ठीक। इसके बाद है नंबर 8 हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है रेट ऑफ SN1 एंड SN2 आनी ही चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कई बार जो यहां से नहीं आता है, आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि कैसे आप इनको कंपेयर करोगे, किस तरीके से आप इनका तुलना करोगे बेटा, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आनी चाहिए, आनी ही चाहिए, हर एक के अंदर आती है, केवल एक एनिलीन को छोड़ दो जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, बाकी सब के सब लगभग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं बेटा। नवे नंबर पे आती है हमारे पास एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में देख HBO हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, यानी कि कहीं कहीं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया यहाँ पर ज्यादा होती है। तो मैंने क्या कहा, देखो ऑक्सीकरण जरूरी नहीं है केवल एल्डिहाइड कीटोन में ही काम आएगा, ऑक्सीकरण जो है वह एल्कोहल में भी काम आ सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, है ना। इस तरीके से HI की अभिक्रिया ईथर के साथ, HI की अभिक्रिया किसके साथ बेटा, ईथर के साथ, इसे हम जीसेल विधि भी कहते हैं, जीसेल मेथड या जीसेल विधि भी हम इसे कहते हैं बेटा, हिंदी में भी लिख देता हूं, जीसेल विधि भी इसे कहा जाता है बेटा, ठीक है ना, विशेष तौर पर ध्यान रखो। इसके बाद हेलोजिनेशन, इसके बाद क्या बेटा, हेलोजिनेशन यानी हेलोजनीकरण, और E1 अभिक्रिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, जिसमें हम एल्कीन का निर्माण करते हैं, जिसमें हम किसका निर्माण करते हैं बेटा, एल्कीन का निर्माण करते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखो इतने बड़े चैप्टर में से भी मैं आपको छोटी छोटी चीजें करके बता रहा हूं कि हाँ भाई ये वाली चीज पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि लगभग 60 नंबर तुम आराम से ला सकते हो अगर तुम इस वीडियो को देखकर भी अभी भी पढ़ना चालू कर दोगे तो। एक दिन का एक टॉपिक भी करोगे तो भी हो जाएंगे ये, तो भी तुम्हारे 22 जनवरी तक एकदम आसानी से हो जाएंगे, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी बेटा। फिर 22 जनवरी के बाद तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो शिफ्ट है वो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। 10वें नंबर पे आता है बेटा एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एल्डोल अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो अभी से प्रैक्टिसिंग करना चालू करो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल वहां से आपको देखने को मिल सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक में कुछ नहीं है, मेन एक छोटी चीज ध्यान रखनी है, एक तो एस्टरीकरण कैसे करोगे, एस्टरिफिकेशन, और एक एसिलीकरण कैसे करोगे, एसाइलेशन।
दो चीजें ध्यान रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई खास चीज नहीं है। बाकी देखो नेम्ड रिएक्शन तो तुम्हें सबकी पढ़नी है, ये तो मैं अभी कह देता हूं, जितनी भी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके नाम हैं, जिनके क्या है नाम, वो तो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो तुम्हें आनी ही चाहिए। इन सब के अलावा उन पर भी जरूर से फोकस करना, वो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूं, कोई बात नहीं, अब मैं बता दे रहा हूं तुम्हें कि एक चीज और तुम्हें याद रखनी है, जो कि क्या है, नेम्ड रिएक्शंस, नाम वाली अभिक्रियाएं तुम्हें सारी की सारी याद रखनी है बेटा। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं अमीन्स पे। तो डाइएजोटाइजेशन, जिसमें हम डाइएजोनियम लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? डाइएजोनियम लवण का। पीओसी में अगर बात करूं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको डिस्टिलेशन आना चाहिए, है ना। डिस्टिलेशन को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई बताया मेरे को? बोलो क्या बोलते हैं हम डिस्टिलेशन को? नहीं पता? कोई बात नहीं, है ना। डिस्टिलेशन आपके पास आ गया, है ना। ये एक जो है अपन ऐसा कह सकते हैं कि शुद्ध करने की विधियों के अंदर एक आती है डिस्टिलेशन, जिसे हम कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये पीओसी हो गया। इसके बाद 14 नंबर पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास है आइसोमेरिज्म। मेरे पास क्या है बेटा? आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। समावयवता के अंदर भी मेन आपको कौन सा ध्यान रखना? एक तो टॉटोमेरिज्म, चलावयवता जिसे हम कहते हैं। अगर किसी को चलावयवता नहीं पता हो तो इसी चैनल के ऊपर आपको मेरा एक वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने चलावयवता बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाई हुई है। 1 या 1.5 घंटे का शायद लेक्चर है वो, और उसके अंदर पूरी चलावयवता अप टू एडवांस लेवल मैंने आपको ढंग से समझाई हुई है। आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि आई बटन में मिल जाए कहीं, ठीक है ना। उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि त्रिविम समावयवियों की गणना किस तरीके से की जाती है, इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से अच्छे से जरूर से पढ़ लेना। इसके बाद है बेटा कायरल कंपाउंड, यानी कि किरैल यौगिक जो होते हैं उन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, कौन सा किरैल है कौन सा नहीं है। क्या होता है किरैल यौगिक, बताइए जरा एक बार, व्हाट इज अ कायरल कंपाउंड? तो ऐसा यौगिक या ऐसा कंपाउंड जिसका जो sp3 संकरित परमाणु है उसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हों। उसकी चारों संख्या अलग अलग होने का मतलब क्या है कि अगर जैसे कार्बन है तो कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन लगा हो, तो चारों अलग अलग हुई ना संयोजकताएं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? किरैल यौगिक कहते हैं। चलिए, तो अब आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं आई हो तो कहीं कहीं वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखना, तुम नोट करना इन चीजों को, तुम्हें अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है छोटा सा, जो कि मैं आपको बताता हूं कि 2 जनवरी से, कब से बेटा? 2 जनवरी से हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जीत की तैयारी पेपर प्रेडिक्टर। डेली सुबह 10 बजे तीनों सब्जेक्ट्स PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। कब से बेटा? 2 जनवरी से। कब से बेटा? 2 जनवरी से डेली सुबह 10 बजे, जो कि सिंगल स्ट्रीम में चलेगा। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा आपका मैथ्स। पेपर प्रेडिक्टर के अंदर क्या होगा, हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, देखो ये सवाल आपके सामने आ सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम अच्छे से इस चीज पे बात कर लें तो लगभग 25 दिनों के अंदर आप बड़े आराम से इन चीजों को भी अगर कर लेते हो तो आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी बेटा। बहुत अच्छे से आप इन चीजों को समझ पाओगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं और किस तरीके से आप हमारे साथ करते हैं क्या? जीत की तैयारी। किसकी तैयारी बेटा? जीत की तैयारी। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी हो, कोई चीज़ जाननी हो, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि क्या है? IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। ज्वाइन करिए, हर एक चीज़ को समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय।